सरला जी पलंग पर बैठी बड़े मनोयोग से टीवी पर रामायण देख रही थी। पति नारायण जी भी अपनी आराम कुर्सी पर बैठे अखबार पढ़ रहे थे। सरला जी पूरी तरह से रामायण में डूबी हुई थी कि अचानक खट की आवाज आई और टीवी बंद हो गया। सरला जी एकदम से चौंक गई। नजर सामने पड़ी तो बहू तान्या के हाथ में रिमोट था और टीवी उसने ही बंद किया था। सरला जी ने हैरानी से पूछा, क्या हुआ तान्या? टीवी क्यों बंद कर दिया? वह बहुत हैरान थी। उनको अभी कुछ समझ में ही नहीं आ रहा था कि कुछ और बोलती कि तभी तान्या की आवाज आई। मम्मी, सारा दिन टीवी चलता रहता है, कितना बिजली का बिल आ जाता है, थोड़ा देख कर चलाया करो। आवाज में थोड़ी तेजी और रूखापन था। सरला जी को पहले तो समझ ही नहीं आया कि बहू क्या बोल रही है, और जब समझ आया तो गुस्से से मुंह लाल हो गया। नारायण जी ने अखबार चेहरे के सामने से हटाया। पहले तो बहू की तरफ देखा और फिर नजर पत्नी की तरफ दौड़ाई। बहू से बोले, यह कौन सा तरीका है तान्या, मम्मी से बात करने का? आप क्या वो टीवी भी नहीं देख सकती? पापा, आपको पता है ना कितना बिजली का बिल आ जाता है, और वहाँ हमें ही भरना होता है। आपको क्या पता, आप तो सारा दिन बस अखबार में ही खोए रहते हैं, या फिर दोस्तों को बुलाकर चाय पानी पिलाते रहते हैं। हर दिन बस एक्स्ट्रा खर्चा ही होता रहता है। ऐसा लगता है ये कोई घर नहीं, धर्मशाला है। हमें भी बच्चों का सोचना है। इसीलिए आज से ये रिमोट मेरे पास रहेगा। सुबह 10 से 12 और शाम को 6 से 8 बजे ही टीवी चलेगा। मैं खुद ही आकर चला दिया करूंगी। ये कहते हुए तान्या रिमोट लेकर तमतमाती हुई कमरे से बाहर चली गई। सरला जी तो जैसे पत्थर की हो गई। नारायण जी ने पत्नी की तरफ देखा। उनकी हालत देखकर थोड़ा घबरा गए और पत्नी के पास गए। कंधे पर हाथ रखा ही था कि पति का स्पर्श पाते ही सरला जी फूट फूट कर रोने लगी। नारायण जी ने पत्नी को रोने दिया। पत्नी का हाथ पकड़कर वही पलंग पर बैठ गए। धीरे धीरे सरला जी का रोना अब सिसकियों में बदल गया। नारायण जी ने उठकर साइड टेबल पर रखे फ्लास्क से पानी का गिलास भरा और पत्नी को दिया। सरला जी थोड़ी राहत मिली, पर उन्हें अभी भी विश्वास नहीं हो रहा था कि जो उन्होंने सुना वह सही था या कोई सपना। पति से कुछ कहने के लिए मुंह खोला ही था कि उन्होंने पत्नी को चुप रहने का इशारा किया और चुपचाप अपनी आराम कुर्सी पर आकर बैठ गए, और पत्नी को इशारा किया कि वह थोड़ी देर लेट जाए, और खुद कुर्सी के पीछे टेक लगाकर आंखें बंद करके सोच के गहरे सागर में गोते लगाने लगी। उन्हें समझ ही नहीं आ रहा था कि क्या हो गया। एक तूफान आया और सब तितर बितर कर दिया, और पीछे छोड़ गया अनकहा दर्द। पत्नी की तरफ देखा तो वह भी आंखें खोले उनकी तरफ ही देख रही थी। घर की हवा में बदलाव तो वे पिछले 2-3 महीने से ही महसूस कर रहे थे। बहू का बिना बात के खींचना, बेवजह चीखना चिल्लाना। पहले बेटा आते जाते मिलता था, पर अब सिर्फ डाइनिंग टेबल पर ही दिखता था। नारायण जी का या सरला जी कुछ पूछे तो बस हाँ या ना में जवाब मिलता था। बहू ने एक दो बार इशारे इशारे में जता भी दिया कि यह मकान उनके नाम कर दे। नारायण जी ने सोचा भी कि बाद में उन्हीं का होना है, तो नाम कर देने से क्या फर्क पड़ेगा। और अब वे मन ही मन अपने साड़ू साहब को धन्यवाद देने लगे, जिन्होंने उन्हें यह सलाह दी कि भाई साहब, अपने जीते जी मकान किसी के नाम नहीं करना। हो सके तो वसीयत जरूर बना दो, और उसमें भी मकान पहले अपनी पत्नी के नाम लिखना और उसके बाद बेटे के नाम। पत्नी का बुढ़ापा मत खराब करना।
आपके बाद कम से कम उन्हें इज्जत की 2 रोटी तो मिलेगी, इसी मकान के लालच में। और उन्होंने ऐसा ही किया। पर हाँ, यह ज़रूर था कि बेटे-बहू को इस बात की जानकारी नहीं दी गई थी, क्योंकि यह सलाह भी साड़ू भाई ने ही दी थी कि औलाद का असली रंग देखना हो तो झूठ बोलकर देख लो, सच्चाई सामने आ जाएगी। और नारायण जी ने ऐसा ही किया। बेटे-बहू को बोल दिया कि ये मकान उन्होंने उनके नाम कर दिया। फिर उसी के बाद से दोनों अपने रंग में आ गए। इतनी जल्दी नकाब उतरेगा, यह नारायण जी ने नहीं सोचा था। तभी बच्चों की आवाज से नारायण जी अपनी सोच से बाहर आए। नारायण जी ने सर ऐसे हिलाया जैसे किसी निर्णय पर पहुंच गए हैं। रात को दोनों चुपचाप डिनर के डाइनिंग हॉल में आ गए। बेटा बहू पोता पोती सब थे। चुपचाप खाना हुआ। बच्चे खाना खाकर अपने कमरे में चले गए। नारायण जी ने बेटे रोहन और तान्या को अपने सामने बैठने के लिए कहा और बेटे की तरफ मुखातिब होकर बोलने लगे, देखो रोहन, आज जो हुआ मैं वो दोहराऊंगा नहीं। तानिया से पूछ लेना कि आज उसने क्या हिमाकत की है। तभी तानिया फिर से कुछ बोलना चाह रही थी कि ना ना, कुछ बोलने की जरूरत नहीं है। तान्या को बोलने के लिए आतुर देख नारायण जी ने कहा और बात आगे बढ़ाते हुए बोले, आज ऐसा हुआ है जो मुझे मंजूर नहीं है। इस घर को, तुम्हारी जिंदगी को बनाने में हमने ना दिन देखा ना रात। कभी पैसों का कोई मोह नहीं किया। तुम्हारी मम्मी भी अच्छा कमाती थी और मैं भी अच्छा वेतन पाता था, तो जिंदगी आराम में गुजर रही थी। और फिर ये 2 मंजिला मकान भी बना लिया ताकि बुढ़ापा शांति से गुजर जाए। तुम्हारी मम्मी ने 2-2 ड्यूटियां निभाई, घर को भी पूरा समय देती थी और नौकरी भी करती थी। नौकरी करते हुए भी मम्मी ने हमेशा तुम्हारे दादा दादी के सारे कर्तव्यों को पूरा करने की कोशिश की, उन्हें पूरा आदर सम्मान दिया। और आज जब उनके आराम का समय है तो उसका टीवी देखना भी तुमको भारी पड़ रहा है। घर का खर्चे का जो सुनाती हो तान्या, तो फिर आज सुनो। घर का पूरा खर्चा मैं उठाता हूँ। अखबार का, कुक का, काम वाली बाई की पेमेंट मैं करता हूँ। पानी का, गैस का बिल मैं भरता हूँ। तुम सिर्फ बिजली का बिल देते हो। नारायण जी बहुत नरमी से मगर गुस्से में अपने बेटे बहू को सब कुछ बोले जा रहे थे। आज तक न तुम्हारी मम्मी ने न मैंने तुम दोनों से कभी पूछा कि कहाँ जा रहे हो, क्या खर्च कर रहे हो, क्या ला रहे हो, क्यों ला रहे हो। तो फिर हमारा खर्च तुम्हारे लिए इतना बड़ा हो गया कि तुमने हमारे टीवी का समय ही बांध दिया। तो बेटा, ये तो मुझे बिल्कुल भी मंजूर नहीं है। एक बात और सुन लो, मैंने और तुम्हारी माँ ने अपनी जिंदगी में इज्जत खूब कमाई है। अब अगर घर में मेरी या तुम्हारी माँ की बेइज्जती हो तो मैं बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करूंगा। इसीलिए मैंने आज ये फैसला किया है, या तो तुम ऊपर की मंजिल पर शिफ्ट हो जाओ, अपनी गृहस्थी अलग बसाओ और मुझे हर महीने 20,000 रुपये किराया दो, और या फिर कोई दूसरा मकान ढूंढ लो तो मैं ऊपर की मंजिल किराए पर उठा दूंगा, जिससे हमारा काम बहुत ही आसानी से चल जाएगा। हम दोनों की पेंशन भी आती है, तो पैसों की कोई चिंता नहीं है। अच्छा हुआ अभी मैंने ये मकान तुम्हारे नाम नहीं किया, वरना हमें तो बेघर करने में तुम एक दिन भी न लगाती। आज पता चला कि समझदार लोगों के साथ दोस्ती करने का क्या फायदा होता है। आज 8 तारीख है, तो 30 तक सोचकर जवाब दे देना। मैं उस हिसाब से आगे के लिए सोचूंगा। अब फैसला तुम्हें लेना है। चलो सटला। कहते हुए नारायण जी उठे और पत्नी का हाथ पकड़कर अपने कमरे की तरफ बढ़ गए, बिना ये देखे कि अभी जो बम उन्होंने पीछे छोड़ा था उसका असर उन दोनों पर क्या और कितना हुआ है। और तान्या और रोहन तो बस अपने माँ बाप को देखते रह गए।
उन्होंने ये बिल्कुल नहीं सोचा था कि मेरे माँ-बाप मुझे इस तरह से अलग कर देंगे। लेकिन अब उन दोनों के पास पछताने के अलावा अब दूसरा कोई रास्ता नहीं था। दोस्तों, हमें अपने माँ-बाप के साथ ऐसा नहीं करना चाहिए। माँ-बाप जो कुछ कमाते हैं, सेविंग करते हैं, मरने के बाद उनके बच्चे का ही होता है। तो फिर हम माँ-बाप के साथ इतना गलत क्यों करते हैं? दोस्तों, कहानी आपको कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं और आगे ऐसी कहानी सुनने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद।